नमस्ते दोस्तों, आइए आज एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है बेदर्द मोहब्बत। यह एक ऐसी दुल्हन की कहानी है जो अपने शादी के जोड़े में सज धज के अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है। आंगन में बारात तो आई है पर दूल्हा नहीं आया था। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो अपने ही शादी के दिन किसी और लड़की के बाहों में लिपटा हुआ है। क्या होगा इस शादी का? आइए जानते हैं इस कहानी में। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। सभी मेहमान इस सदी में होने वाली सबसे अमीर फैमिली सिंघानिया की इकलौती बेटी मोना सिंघानिया और इंटरनेशनल दुनिया के बादशाह अभिजीत बजाज की शादी देखने आए थे। मेंशन के मेन गेट के बाहर खड़े रिपोर्टर यहाँ की हर अपडेट की जानकारी अपने न्यूज़ के लिए कवर कर रहे थे। मेंशन के फर्स्ट फ्लोर पर एक आलीशान कमरे के अंदर दुल्हन को रेडी करने के लिए इंतजाम किया गया था। दुल्हन का मेकअप खत्म होते ही मेकअप आर्टिस्ट के ग्रुप को बाहर जाने को कहा गया। दुल्हन चेयर पर बैठी खुद की सुंदरता को एकटक निहार रही थी, पर फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। न खुशी था न कोई दुख। उसके मन में क्या चल रहा है कहना मुश्किल था। गहरी नशीली आंखें, गहरा गोरा रंग, गुलाबी ओठ, सुराहीदार गर्दन, स्लिम फिंगर, काले लंबे बाल जिसे जूड़ा बनाया गया था। पूरा मिलाकर मोना सिंघानिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग के शादी के जोड़े में गजब ढा रही थी। मोना सिंघानिया हुस्न की रानी थी और मुंबई लड़कों की सपनों की रानी भी। न जाने आज कितने की जान लेने वाली थी अपनी खूबसूरती से और कितनों का दिल टूटने वाला था, या फिर आज उसकी खूबसूरती किसी की कयामत लाने वाली थी। तभी उस कमरे में एक लड़की दौड़ते हुए आई और मोना के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुना मोना के फेस पर एक छोटी सी हंसी आ गई, मानो मोना खुद पर ही हंस रही हो। पर यह छोटी हंसी अचानक गुस्से और दुख में बदल गया। मोना ने खुद को शीशे पर देखा और धीमे से कहा, क्या करूं इस खूबसूरती का अगर तुम इसे निहारना ही नहीं चाहते हो? क्या करूं इस दिल का अगर तुम इसे अपना बनाना ही नहीं चाहते हो? नीचे दरवाजे के पास मोना की माँ यामिनी सिंघानिया आरती की थाल कपड़े मेहमानों के साथ अपने दामाद के स्वागत के लिए बेसब्री से खड़ी थी। बाहर आंगन में बाराती की एक से एक महंगी कार आ रुकी थी। लड़के के परिवार वाले सब अपने अपने कार से निकले। रीति रिवाज के साथ सबको फूलों के साथ स्वागत किया गया। अब इंतजार था तो दूल्हे राजा के कार से निकलने की। सभी फूलों से सजी हुई दूल्हे राजा जी की कार को ही देख रहे थे। कार का शीशा काला था, इसलिए अंदर का नज़ारा नहीं दिख रहा था। मोना का भाई कार्तिक सिंघानिया ने कार के बैक साइड का डोर खोला। ये क्या, अंदर तो दूल्हा था ही नहीं। कार के अंदर बस आगे सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था, जो कि कार चला के लाया था। दूल्हा कार में है ही नहीं सुनकर हड़कंप मच गया। दूल्हा कहाँ गया? लड़के के परिवार वाले भी परेशान हो गए और अभिजीत को कॉल लगाने लगे, पर अभिजीत का कॉल लग ही नहीं रहा था। सब परेशान, कोई उसके दोस्तों को फ़ोन लगाते, कोई उसके असिस्टेंट को, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। किसी ने उसके ड्राइवर से भी सवाल जवाब किया। उसने भी हाथ जोड़कर यही जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मालिक कहाँ गए? वो सबसे नज़रों से बचते हुए आधे रास्ते में उतर गए और मुझे बारात के साथ जाने को कह दिया। मेरी कहाँ इतनी हिम्मत मैं अपने मालिक से सवाल जवाब करूं। मैं तो वही किया जो मेरे मालिक ने कहा। इसी तरह 2 घंटा बीत गया। दूल्हे के परिवार वाले भी अभिजीत की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा थे, पर और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। न अभिजीत का कॉल लग रहा था, न उसका कुछ अता पता चल रहा था। सब इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। मोना की माँ यामिनी जी भी बहुत परेशान थी अपनी बेटी को लेकर। न जाने उससे ये बात कैसे बताएगी, और दूसरी तरफ ये समाज न जाने मोना के बारे में क्या क्या बातें करेगी।
बाहर मीडिया के गॉसिप वो लोग अलग है। यामिनी जी का यही सब सोचते सोचते उनका बीपी लो हो गया, जिससे चक्कर खा के गिरने ही वाली थी। उनकी बहू दिया ने उन्हें संभाल लिए और उन्हें सोफे पर बैठाया। पानी पिलाते हुए दिया बोली, माँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक का गुस्सा भी बहुत बढ़ गया था और अभिजीत को खोजने के लिए खुद जाना चाहता था, पर दिया ने, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाओगे तो मेहमानों को कौन संभालेगा, ये बोलकर कार्तिक को जाने से रोक दिया। पंडित जी भी परेशान, मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को बैठने के लिए कह रहे थे, पर उन्हें कौन समझाए, दूल्हा हो तो बैठे ना। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो कल तक अपने ही शादी की तैयारी में लगा हुआ था, एक ही दिन में ये क्या हो गया कि अपने ही शादी के दिन गायब हो गए। सब जानते हैं कि अभिजीत मोना से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसकी इस हरकत पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिजीत ऐसा भी कुछ कर सकता है। मोना और अभिजीत साथ में इतने अच्छे लगते थे कि अक्सर उसकी पिक्चर साथ में मैगजीन में आया करती थी। अगर वो साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे और हर वीकेंड हॉलीडे साथ में घूमा करते थे। वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, किसी से छिपा नहीं था। आखिर अभिजीत अपने ही शादी के दिन कहाँ गायब है? क्या अभिजीत और मोना की शादी हो पाएगी? फर्स्ट फ्लोर के कमरे में मोना चुपचाप सोफे में बैठी थी। उसके बगल में यामिनी जी और उसके सामने कार्तिक बैठा था। उसके पीछे दिया खड़ी थी। यही 4 लोग मौजूद थे उस कमरे में। उस कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मोना को शांत और गुमसुम देख यामिनी जी बोली, बेटा हम ये शादी छोड़ देते हैं। जो लड़का मेरी बेटी और उसके परिवार की कोई इज्जत नहीं करता है, मैं उस लड़के से मेरी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी इस दुनिया में सबसे काबिल और सुंदर लड़की है। इसे एक से बढ़कर एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मेरी बेटी के लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है और अब भी मैं होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाके सबको ये बतला देती हूँ कि मेरी बेटी उस घटिया लड़के से शादी नहीं करेगी जो खुद अपने शादी के दिन गायब है। मोना अपनी माँ को रोकते हुए बोली, माँ आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शादी तो पहले ही कोर्ट में हो चुकी है। अब शादी होना चाहे ना होना कोई मतलब नहीं है। सब सो एक फॉर्मेलिटी थी लोगों को बतलाने की कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी वैसे भी कोर्ट में रजिस्टर हो चुकी है। सबके सामने हमारी शादी हो या ना हो, हम पति पत्नी हैं जिसे कोई बदल नहीं सकता। पर बेटा तुम कैसे रहोगी उस लड़के के साथ जिसने तो अपना रंग ही बदल दिया एक दिन में। कल तक तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, जिसके लिए सिर्फ तू ही थी। आज देखो, जिसे तुम्हारा हाथ पकड़कर 7 फेरे लेना था, जीवन भर का वचन देना था, आज तुम्हें इतने लोगों के सामने अकेला छोड़ दिया। वो कैसे तुम्हारे साथ रिश्ता निभाएगा? बोलो। यामिनी जी नाराज होते हुए बोली, माँ मुझे पता है अभिजीत इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। उसने मुझे पहले ही बता दिया था, पर मैं ही आपने शादी में इतनी गुम थी कि आप लोगों को बताना भूल गई। मुझे पता है आप लोग अभिजीत से नाराज हो, पर सच में उसकी गलती नहीं है माँ। मोना नादानी से मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या बोल रही है? अभिजीत को ऐसा भी क्या काम आ गया था कि उसे अपने ही शादी के दिन गायब होना पड़ा? तुमसे ज़्यादा उसके लिए क्या ज़रूरी थी कि अपने ही शादी में पहुंच नहीं पा रहा है? यामिनी जी नाराज होते हुए बोली, माँ मेरी ही गलती है। मुझे तो अभिजीत ने पहले ही बताया था कि वो बिजी है, पर मुझे ही जल्दी शादी की पड़ी थी और मैंने उसकी बात नहीं मानी। मोना मासूम बनते हुए बोली। यामिनी जी मोना पर शक करते हुए बोली, बेटा तुम सच बोल रही हो? सच में यही बात है? अभिजीत तुमसे शादी तो करना चाहता है ना? मोना यामिनी जी के सवाल सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है और आगे हंसते हुए कहती है, ओहो माँ, अगर अभिजीत मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो हम कोर्ट मैरिज क्यों करते? माँ
मोना ठीक बोल रही है। मुझे भी अभिजीत से ऐसा करने का उम्मीद नहीं किया था। मैं खुद अभिजीत से बात करूँगा इस बारे में, पर इस वक्त अभिजीत के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। हमें क्या करना चाहिए ये सोचिए। सारे मेहमान नीचे वेट कर रहे हैं। कार्तिक बोला, बेटा ठीक है, अगर तुम अभिजीत के साथ अपना रिश्ता रखना चाहती हो तो, पर याद रखना तुम सिंघानिया फैमिली की बेटी हो। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम्हारी सिंघानिया फैमिली हमेशा साथ है। यामिनी जी बोली। माँ, मोना इमोशनल होकर अपनी माँ के गले लगते हुए बोली। आज पहली बार हुआ था कि मोना अपनी माँ के गले लग के बहुत रोना चाहती थी, पर वह चाह के भी रो नहीं सकती थी। यामिनी जी खुश होती है कि मोना ने उन्हें गले लगाया था। मोना बचपन से ही समझदार रही थी और उसे अपना इमोशनल दिखाना नहीं आता था। वह कभी भी उनके गले नहीं लगती थी। मोना का मानना था कि रोता वही है जो कमज़ोर होते हैं, इसीलिए मोना रोती भी नहीं थी। मोना आगे बोली, मैं सबको संभाल लूँगी, किसको क्या बोलना है। बस भाई, आप रिपोर्टर्स को अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तुम जैसा बोलो। इतना बोलकर कार्तिक रूम से बाहर चला जाता है। यामिनी जी भी मेहमानों को देखने के लिए चली जाती है। अब उस रूम में मोना और दिया ही मौजूद थे। दिया मोना के पास जाकर बोली, मोना, तुमने माँ और भाई से झूठ क्यों बोला? अभिजीत के बारे में सब सच बता देती, क्यों नहीं बताया? क्या करे, मेरे और अभिजीत के बारे में सब सच बता देने से अगर सब ठीक हो जाता तो मैं सब सच बता भी देती, पर अब बहुत देर हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मोना गुस्से होकर बोली। पर मोना, कैसे रहोगी इस शादी के रिश्ते में जहाँ ना प्यार है ना कोई इजाज़त? दिया सवाल करते हुए बोली। ये बात तो आप मुझे मत ही बोलिए, जिसके शादी का खुद अता पता नहीं है। मुझे रिश्ते का मतलब सिखाने से पहले आप अपना रिश्ता सुधारिए। नाराज होते हुए बोली। दिया को मोना की बात बुरी लगती है, पर वो मोना कोई जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि मोना ने जो भी कहा था उसके रिश्ते के बारे में सच ही बोला था। मोना को भी एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसीलिए वह दिया से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भाभी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। नहीं मोना, तुमने सच ही कहा है। ये सच है कि तुम्हारे भैया और मेरे बीच कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है, पर तुम्हारे भाई की तरह अभिजीत समझदार और शांत इंसान नहीं है। अभिजीत बहुत जिद्दी और शनकी आदमी है, उसे संभालना बहुत मुश्किल है। तुमने सोच लिया है ना कि तुम क्या करने वाली हो? कहीं पछतावा की तो नहीं रहोगी? आखिरी बार सोच लो, अगर आज तुमने पैर आगे बढ़ाया तो फिर तुम पीछे नहीं हट पाओगी। दिया समझाते हुए बोली। हाँ, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है, और मैं मोना सिंघानिया हूँ जो कभी खुद का नुकसान नहीं करती, न कभी पछतावा करती है। अभिजीत ने तो अभी तक मेरा प्यार देखा था, अब वो मेरा गुरूर देखेगा। उसे भी तो पता चले मोना सिंघानिया क्या चीज़ है। मोना के आंखों में लाल अंगारे चल रही थी। अब आगे क्या होगा? होटल के कमरे के अंदर अभिजीत और एक लड़के की लंबी सांसें लेने और आहें भरने की आवाज़ें आ रही थी। दोनों इस कदर एक दूसरे में लगे हुए थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं था। ये लड़की थी बॉलीवुड की एक नई उभरती हुई अदाकारा आयशा वर्मा। आयशा को जब से अभिजीत का साथ मिला था, तब से ही इंटरटेनमेंट की दुनिया में आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। आयशा ने अपना फिल्म करियर मोन स्टार कंपनी में एक्टर्स के रूप में साइन किया था। मोन स्टार कंपनी अभिजीत के लिए ही काम कर रही थी, जिस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं अभिजीत बजाज था। अपने पीछे एक और बड़े आदमी का हाथ होना कितना फ़ायदा करा सकता है, इस फिल्म करियर में आयशा भली भांति जानती थी। इसलिए तो अभिजीत के मंगेतर के बारे में जानते हुए भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी, पर अभिजीत के कहने पर उससे उन दोनों का रिश्ता सबसे छुपाना पड़ा था। अभिजीत के कहने पर
उसने उन दोनों का रिश्ता सबसे छुपा रखा था, जो कि यामिनी न चाहते हुए भी ऐसा ही करती थी। आज यामिनी बहुत खुश थी। अभिजीत अपनी शादी छोड़ उसके पास आया था। अभिजीत यामिनी से अलग होते हुए बेड के बगल में जाकर लेट गया। यामिनी भी अपने आप को अच्छे से चादर से कवर कर ली और अपना फ़ोन चलाते हुए बोली, अब तुम्हें जाना चाहिए। कहाँ? अभिजीत खुद पर बात रूप डालते हुए पूछा। अभी फ़ोन में सिर्फ तुम्हारी शादी की ही बात हो रही है। अगर तुम समय से वहाँ नहीं पहुँचे तो लोग तुम्हारी मंगेतर के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे और तुम्हारी शादी भी टूट सकती है। अपनी अंदर की खुशी को छुपाते हुए एक मासूम का नाटक करते हुए आयशा बोली। अभिजीत अपने उंगलियों के बीच फंसे हुए सिगरेट को जलाया, फिर एक कश लेता हुआ बोला, हाँ तो क्या हुआ? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, ऐसा मुस्कुराते हुए बोली। उसके साथ 2 साल का रिलेशनशिप भी तो था। तुम दोनों की जोड़ी को आइडल जोड़ी भी बोलते हैं, ऐसा आगे बोली। तुम्हें किसने बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ? अगर मैं उससे प्यार करता तो मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं उसके साथ होता। अभिजीत सिगरेट का कश लेते हुए बोला। तुम उसके साथ प्यार का नाटक कर रहे थे क्या? ऐसा शौक होने का नाटक करते हुए बोली। हाँ तो और क्या बात हो सकता है? अभिजीत चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला। तुम तो सच में एक बहुत अच्छे एक्टर हो। तुम कब एक्टिंग कर रहे हो और कब रियल हो, सच में बहुत मुश्किल है जानना, ऐसा मुस्कुराते हुए बोली। इसीलिए तो मैं बेस्ट एक्टर हूँ। इतना सारा बेस्ट एक्टर अवार्ड मुझे ऐसे ही थोड़ी मिले हैं। अभिजीत हंसते हुए बोला। वैसे तुम्हें उसके साथ प्यार के नाटक करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? तुम पे तो पूरी दुनिया की लड़की मरती है। आज तो उसका पूरा दिल ही टूट गया होगा, ऊपर से उसकी बेइज्जती होगी वो अलग। मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा मन ही मन में मोना पर हंसते हुए बोली। तुमने सही कहा, इस दुनिया में बहुत लड़कियां मुझ पर मरती हैं, पर मुझे जो लड़की चाहिए वो छोड़कर अभिजीत निराश होते हुए बोला। आशा को अभिजीत की बात ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए आगे सवाल करती है, क्या मतलब? पर अभिजीत आगे कुछ नहीं बोला। अभी ऐसा देखती है कि न्यूज़ में मोना को लाइव दिखा रहे हैं। ऐसा टीवी ऑन की और हंसते हुए बोली, मोना लाइव आ रही है न्यूज़ में। दोनों टीवी की तरफ देखते हैं जिसमें मोना को दिखा रहे थे। मोना सीढ़ियों से बड़े शान से नीचे उतर रही थी। मोना लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी चुप होने पर मजबूर कर सकती थी, ऐसी थी मोना। इस वक्त मुस्कुरा रही थी, जिसकी मुस्कान देखकर कोई भी मर सकता था। मोना की मुस्कान देख लग नहीं रहा था कि उसे कोई फर्क भी पड़ा है। अपने शादी के दिन अपने दूल्हा को गायब होता देख अभिजीत मोना की मुस्कान देख हंसता है और कहता है, मोना इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? सच में जो भी कहो, मोना है तो बहुत खूबसूरत। अभिजीत के मुंह से मोना की तारीफ सुन आयशा को बहुत गुस्सा आया। वह अपना गुस्सा को अपने चेहरे पर आने नहीं देती है और कहती है, मोना करना क्या चाहती है? क्या वो लोगों को खुद बतलाना चाहती है कि उसका दूल्हा गायब हो गया है? लगता है मोना पागल हो गई है, तभी तो उसे डर भी नहीं लगता कि उसके ऐसा करने से उसकी बेइज्जती होगी। ऊपर से उसकी मुस्कान देख लगता तो नहीं है कि उसे फर्क भी पड़ रहा है तुम्हारे वहाँ नहीं होने से। यह बात सुन अभिजीत का मूड खराब हो जाता है और गुस्से से मोना को एकटक टीवी में देख रहा होता है। अभिजीत इस वक्त मोना को इतने गुस्से से देख रहा था कि अगर मोना उसके सामने होती तो शायद उसे जान से ही मार देता। ऐसा अभिजीत का गुस्सा महसूस कर पा रही थी। उसने अभिजीत को पहली बार किसी लड़की पर इतना गुस्सा होते देखा था। अभिजीत के गुस्से को देख उसके गुस्से वश उठ गए थे। ऐसा जानना चाहती थी कि अभिजीत मोना से इतनी नफरत क्यों करता है।
क्या कारण है? कहीं उसके साथ में कोई बुरा पास्ट तो नहीं था? मोना जैसी लड़की को हर लड़का पाना चाहता था। मोना बहुत काबिल बिजनेस वुमेन थी, साथ में बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड भी थी। फिर भी उसे अभिजीत जैसा प्ले बॉय से प्यार कैसे हो गया? ऐसा के मन में कई सवाल थे। फिर वह जानती भी अभिजीत उसके सवालों का जवाब कभी नहीं देगा, इसीलिए वह चुप रहना ही पसंद करती। मोना स्टेज पर बहुत ही खुश और खूबसूरत नजर आ रही थी। मोना हाथ जोड़ सबको नमस्ते करती है और हाथ में माइक पकड़कर आगे बोलती है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे शादी में शामिल होने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आप सब अपना कीमती समय देकर यहाँ आए। पर मुझे ये बात कहने में बहुत ही बुरा लग रहा है कि अभिजीत यहाँ मौजूद नहीं है। वह इस शादी में नहीं आ सकता। मोना की यह बात सुन सब हैरान हो जाते हैं कि दूल्हा यहाँ मौजूद ही नहीं है, न इस शादी में आ सकता है। सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ पर मानो हड़कंप ही मच जाता है। उसे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि मोना ये बात बहुत आराम और मुस्कुराते हुए सबको बता रही थी। एक रिपोर्टर सवाल करती हुई बोली, मिस मोना, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप मिस्टर अभिजीत बजाज के साथ अपना शादी तोड़ रही हैं? रिपोर्टर की बात सुन मोना हंसी और आगे बोली, आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मेरा कहने का मतलब था कि अभिजीत को बहुत ज़रूरी काम आ गया, इस कारण वो यहाँ अब मौजूद नहीं है। उसने आप लोगों से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी है। उम्मीद है आप सब उसे माफ़ कर देंगे। रही बात मेरी और अभिजीत की शादी की, तो हम दोनों ने तो पहले ही एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। ये शादी तो बस एक जरिया था आप लोगों की जानकारी के लिए कि मैं और अभिजीत दोनों पति पत्नी हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग हम दोनों को अपनी नई लाइफ के लिए बहुत सारे आशीर्वाद दें, ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहें। आप सब खाना खा के ही जाइएगा। थैंक यू सो मच। इतना बोल मोना मुस्कुराते हुई वहाँ से चली जाती है। रिपोर्टर मोना से सवाल जवाब करना चाहते थे, पर सिंघानिया फैमिली के बॉडीगार्ड ऐसा करने से रोक देते हैं। दूसरी तरफ अभिजीत मोना की बात सुन गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखें में इस वक्त खून उतर रहा था। वह इस वक्त खड़ा यमराज की तरह दिख रहा था। ऐसा भी मोना की बात सुन बहुत हैरान थी। वह इतनी हैरान थी मोना की बात सुन किस तरह रिएक्ट करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह पूरा हिम्मत जुटाकर अभिजीत से सवाल करती है, क्या मोना सच कह रही है? तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, पर तुम तो उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, तो फिर ये? अभिजीत भी शादी की बात सुन ऐसी ही गुस्से से पागल हो रहा था और फिर ऐसा का सवाल सुन और गुस्से में आकर टेबल में रखे वाज को टीवी में फेंक देता है, जिससे मोना की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिख रही थी। वाज के कारण टीवी पर फेंकने से टीवी टूट जाता है और उसकी शीशे चारों ओर बिखर जाती है। ऐसा डर से अपने दोनों कान और आंखें बंद कर लेती है। ऐसा को पहली बार अभिजीत से इतना डर लग रहा था। उसकी बॉडी इस वक्त डर से कांप रही थी। अभिजीत जल्दी से जाकर शावर लेता है ताकि वो अपने गुस्से को शांत कर सके। फिर टी शर्ट और कैजुअल ट्राउजर और ब्लू कलर की हुडी पहन लेता है। जाने से पहले कमरे में रखे अपने फोन, टॉयलेट और मुंह पर मास्क लगा लेता है। कमरे से निकलने लगता है। अभिजीत को जाता देख आयशा कहती है, कहाँ जा रहे हो? पर अभिजीत उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। कमरे के दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद करके वहां से लिफ्ट की तरफ जाता है। पार्किंग में जाकर अपना कार स्टार्ट करके होटल से निकल जाता है। अभिजीत का हाव भाव इस वक्त बहुत अजीब था। उसकी कार इस वक्त हवा को चीरती हुई रोड पर दौड़ रही थी। अभिजीत शहर से बाहर बने एक आलीशान मैंशन के मेन गेट के अंदर जाता है। कार से उतरकर सीधे मैंशन के अंदर जाता है। वहाँ की बटरर इतनी रात अभिजीत को इस वक्त वहाँ देख सवाल करती है, सर आप इस वक्त इतनी रात में? अभिजीत कुछ जवाब नहीं देता है बटलर को और देवेंद्र चिल्लाने लगता है। बटलर परेशान होकर बोलती है, प्लीज सर चिल्लाइए मत, सर और मैडम सो रहे हैं। अभिजीत फिर चिल्लाना बंद नहीं करता है
देवेंद्र गुस्से से अभिजीत के पास भाग के आता है। देवेंद्र भी अभिजीत की तरह लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का था। देवेंद्र नाराज होते हुए बोलता है, क्या कर रहा है भाई, चिल्ला क्यों रहा है? पता है ना मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, अगर उसकी नींद खराब हुई ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभिजीत हैरान होकर देवेंद्र को देखा और कहा, भाई तू अपनी बीवी के लिए अपने बचपन का दोस्त को डांट रहा है? तेरे बचपन के दोस्त से ज़्यादा जरूरी तेरी बीवी है। भाई ठीक है, तेरे को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस शांत हो जा और चिल्ला मत, देवेंद्र बोला और उसे एक स्पेशल रूम के अंदर ले गया जहाँ सिर्फ वाइन, विस्की, बियर और अल्कोहल की बहुत सारी वैरायटी के बोतल एक लाइन से रखी हुई थी। रूम के अंदर जाकर दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। देवेंद्र एक बोतल खोलकर दोनों के लिए अल्कोहल एक एक गिलास में निकालता है। एक गिलास अभिजीत को देते हुए देवेंद्र बोला, अब क्या हुआ बता। मोना ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, उसे बहुत पछतावा होने वाला है, अभिजीत गुस्से से बोला। देवेंद्र हंस कर और आगे बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मोना से दूर रहो। तुम ही गए थे मोना के पास, बहुत शौक था ना तुम्हें प्यार का नाटक करने का। अब संभालो अपनी शादी को, अब रो क्यों रहा है? मुझे क्या पता था कि मोना इस तरह मेरे साथ गेम खेलेगी। मेरा तो कभी शादी का कोई इरादा था ही नहीं, इसलिए तो मैं अपनी ही शादी के दिन गायब था। अभिजीत वाइन एक सांस में पीते हुए बोला, भाई जब तेरा उसके साथ शादी का कोई इरादा ही नहीं था तो फिर तूने उसके साथ कोर्ट मैरिज ही क्यों किया? देवेंद्र सवाल किया। अरे मैंने नहीं किया है उसके साथ कोर्ट मैरिज, मुझे तो याद भी नहीं ऐसा कुछ हुआ भी है, अभिजीत झुंझलाते हुए बोला। तो क्या मोना झूठ बोल रही है सबसे कि तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है? देवेंद्र हैरान होकर बोला। नहीं पता नहीं यार मुझे कि यह सच बोल रही थी कि झूठ, पर मैं इतना मोना को इन 2 सालों से तो जानता हूँ, वो ऐसे ही कुछ नहीं बोलती, उसके पास जरूर कुछ है, अभिजीत वाइन खटकते हुए बोला। अरे परेशान होकर क्या फायदा, ये सोच तू कार्तिक को क्या समझाएगा? मोना के चलते तू अपना अच्छा दोस्त खोने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक की बहन है मोना, उसके साथ मत उलझ, पर नहीं, तूने सुना ही कहा मुझे। तुम्हें तो करना वही है जो तुम्हें मन करता है। एक लड़की के चक्कर में अब दोस्ती खराब करने वाला है, देवेंद्र गुस्से होकर बोला। मुझे क्या बोल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं मोना से कैसे मिला? अभिजीत बोला। तेरा मतलब क्या है? देवेंद्र ना समझ होते हुए बोला। कार्तिक ही था जिसने मुझे मोना से मिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कार्तिक ही था जो मोना और मुझे करीब करने की कोशिश कर रहा था। अभिजीत अपने खाली ग्लास में वाइन डालते हुए बोला। अभिजीत की बात सुन देवेंद्र हैरान होकर बोला, तू सच बोल रहा है? पर कार्तिक ऐसा क्यों करेगा? वो तो बहुत अच्छे से जानता था कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो, तो फिर वो अपनी ही बहन से तुम्हें जोड़ क्यों रहा था? मुझे तो लगता था तू मोना के पीछे पड़ा था। वही तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब कार्तिक जानता था कि मुझे उसकी बहन पे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, फिर वह हम दोनों को करीब क्यों करना चाहता था? अभिजीत गुस्सा होकर बोला। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों को करीब करने में कार्तिक भी हाथ था तो फिर भी तुमने शादी तक बात पहुंचने ही क्यों दिया? जब तुम्हें उससे शादी ही नहीं करना था तो तुम्हें नहीं लगता तुमने मोना के साथ कुछ ज्यादा कर दिया? अगर मान लो आज मोना इन बातों को नहीं संभालती तो तुम्हें नहीं लगता मोना की क्या इज्जत रह जाती? मोना को कितना बुरा लगा होगा। तुम दोनों को तो देखकर तो यही लगता था कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। ऊपर से ये तुम्हारा पहला रिलेशनशिप था, इतने टाइम तक चला था। ये भी लगने लग गया था कि तुम बदल गए हो और अब रिलेशनशिप में सीरियस हो, पर मैं एक पल के लिए भूल ही गया था कि तू अभिजीत बजाज हो जो कभी भी किसी के लिए नहीं बदला। देवेंद्र नाराज होते हुए बोला। यार मैं यहाँ पहले से परेशान हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रहे हो। तू तो मेरे साथ दे, अगर मेरा साथ नहीं भी देना चाहता है तो कम से कम मुझे सुन तो। अभिजीत नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए बोलता है। अभिजीत ने अब इतने गिलास पी लिया था कि गिनती भूल गया था। देवेंद्र अपने सामने सोफे में पड़े अभिजीत को देखता है जो पूरे नशे में था।
फिर भी पिए जा रहा था। देवेंद्र समझ गया था अभी अभिजीत को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए देवेंद्र अभिजीत से गिलास छीनते हुए ले लेता है ताकि वो और न पी सके। पर अभिजीत जिद करते हुए बोलता है, तू क्या कर रहा है, मुझे और पीना है। बस कर, बहुत पी लिया, अब चुपचाप अपने घर जा और सो जा। देवेंद्र बोलता है, तू मुझे घर जाने को बोल रहा है। अभिजीत गुस्से से लड़खड़ाते हुए सोफे से उठता है और देवेंद्र की तरफ गुस्से से चिल्लाता है और फिर लड़खड़ा कर वापस सोफे पर गिर जाता है और बड़बड़ाने लगता है। सिंघानिया फैमिली के मेंशन में जितना चहल पहल था सब शांत हो गया था। सब मेहमान चले गए थे। मेंशन में अब सिंघानिया फैमिली ही मौजूद थी। मोना को इतनी रात मेंशन से बाहर जाते देख यामिनी जी मोना को रोकती हुई बोली, मोना कहाँ जा रही हो इतनी रात में? अपने पति का घर जा रही हूँ माँ, अब से वही मेरा घर है। मोना बिना कोई एक्सप्रेशन से बोली। मोना की बात सुन यामिनी जी सोच में पड़ गई कि वह क्या बोले। फिर भी मोना को रोकते हुए बोली, पर बेटा रात के 12 बजे हैं, इतनी रात मत जाओ, कल चली जाना। नहीं माँ, मुझे अभी इसी वक्त जाना है। ठीक है, अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, कार्तिक बोला। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप लोग आराम कीजिए, बहुत रात हो गया है, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर मोना कार में बैठती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। इधर मोना के निकलते ही यामिनी जी रोने लगती है। दिया यामिनी जी को गले लगाकर बोलती है, माँ क्यों रो रही हो, सब ठीक है। क्या करूँ बेटा, मोना ना शुरू से ही ऐसे ही है, कभी किसी को नहीं बताती कि उसके मन में दिल में क्या चल रहा है। अगर उसे कुछ बुरा भी लगता है तो मन में छिपा लेती है, पर कभी किसी को दिखाती नहीं। उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि मेरी बच्ची ने शुरू से ही बहुत कुछ सहा है, कम से कम अब तो उसे खुशी मिले। यामिनी जी मायूस होकर बोली, माँ आप मोना के लिए बेवजह परेशान हो रही है। मोना बहुत समझदार लड़की है, उसने जो भी फैसला लिया होगा वह सही ही होगा। आप परेशान मत हो, हम सब मोना के साथ हैं, उसकी हर ज़रूरत में उसके साथ खड़े हैं। आप जाइए, अब सो जाइए, बहुत रात हो गई है। कार्तिक अपनी माँ को समझाते हुए बोला। मोना गुस्से से खाली रोड में अपनी कार दौड़ा रही थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकलना चाहते थे, पर मोना आंसू निकलने नहीं देना चाहती थी। मोना को इस वक्त उसके सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। फिर भी उसके कार की स्पीड बहुत तेज थी। रोड पूरा खाली था, जिस पर सिर्फ मोना की कार चलने की आवाज़ आ रही थी। मोना अचानक से अपने कार का ब्रेक लगाती है जब उसे एहसास होता है कि रोड के बीच में कोई खड़ा है। मोना का कार इतने स्पीड था कि मोना के अचानक ब्रेक लगने से खाली रोड में टायर की चिरकती हुई आवाज़ वहाँ गूंज जाती है। मोना भी अचानक ब्रेक लगने से झटका से आगे झुक जाती है, पर खैर उसे कहीं चोट नहीं लगता है। वो अपना सिर उठाकर सामने देखती है जो उसके कार के सामने पीट करके खड़ा था। मोना सोचती है कि ये कौन खड़ा है बीच रोड में, और उस शख्स को देखने के लिए ड्राइविंग सीट का बेल्ट हटाकर कार से निकलती है। मोना सोचती है, कौन पागल है जो इतनी रात मरने के लिए उसी के कार के आगे खड़ा है। अगर थोड़ा भी देर होता उसे ब्रेक लगाने में तो शायद ये शख्स अभी जिंदा नहीं होता। ऊपर से बिना कोई डर के अभी भी वहीं खड़ा है। मोना सोचती है, उसने एक बार भी पलट कर देखा भी नहीं, शायद वह बहरा भी है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, दिखने में तो वह बहुत अच्छे घर का लग रहा था, पर वह इस वक्त बीच रोड में क्या कर रहा था। मोना गुस्सा होते हुए उसके पास जाते हुए बोली, ओ हेलो, तुम्हें मेरा ही कार मिला है क्या मरने के लिए? क्यों खड़े हो बीच रोड में? उस शख्स को जाननी पहचानी आवाज़ उसकी कानों में पड़ी तो ये शख्स मुस्कुराते हुए पीछे पलटा। उस शख्स के पलटते ही कार की जो लाइट जल रही थी उसके चेहरे पर साफ पड़ती है, जिससे उसका चेहरा साफ नजर आता है। उसके चेहरे का फेस कट बहुत अच्छा था। चांद की रोशनी और कार की फ्रंट लाइट से उसका चेहरा पूरा चमक रहा था। इस वक्त किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। उसके पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी।
उसकी मुस्कान देख किसी को भी उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता। मोना उस शख्स को इस वक्त वहाँ देख वह बहुत शौक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्ट करे, खुश हो जाए या रोए। वह जाकर सीधे उस शख्स को गले लग जाती है और वह शख्स भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मोना ने उसे कस के गले लगाया था, जैसे उस शख्स को खुद से कभी दूर ही नहीं करना चाहती हो। मोना की टाइट हक से समझा जाता है कि वह इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि वह उसे तभी ऐसे गले लगाती थी जब मोना बहुत परेशान रहती थी। वह थोड़ा हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, तुम तो शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हो, पर यह क्या, तुम्हारे चेहरे पर तो मुझे कोई खुशी ही नज़र नहीं आ रहा है। मोना बात को बदलते हुए बोली, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम अभी आए हो, तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रही हूँ। तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेली हो गई थी। वह शख्स मोना की बात सुन खुश होता है और कहता है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। ठीक है, वैसे ज़्यादा नहीं, बस 2 ही साल गैप था। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कई सालों से गैप हूँ। मोना मुंह बनाती है और आगे बोलती है, वैसे तुम मेरी कार के सामने कर क्या रहे हो? अगर थोड़ा भी देर हो जाता तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका होता, अभी तुम जिंदा नहीं होते। मोना की बात सुन वह शख्स हंसता है और कहता है, क्या कह रही हो? मेरा वह भी एक्सीडेंट, वह भी तुम करोगी? रहने ही दो, मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम मुझे कभी मार ही नहीं सकती हो, वह भी कार एक्सीडेंट से तो बिल्कुल भी नहीं। और मान लो अगर एक्सीडेंट हो भी जाता तो इतना यकीन है कि तुम मुझे कभी मरने नहीं दोगी। अच्छा, इतना भरोसा करते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा मर्डर नहीं कर सकती हूँ? मोना अपनी एब्रो उठाते हुए बोली, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इतनी आसानी से तो मुझे जाने तो नहीं दोगी इस दुनिया से। वह शख्स हंसते हुए बोला, हाँ सही कहा, इस दुनिया से तुम तभी जा सकते हो जब मैं तुम्हें जाने के लिए कहूँ। वैसे कहाँ थे इन 2 सालों में? पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मोना नाराज होते हुए बोली। मोना को ऐसा लगने लगा था जैसा उसकी सारी परेशानी गुम हो गई है और उसे इस वक्त बहुत खुशी महसूस हो रही है। वह शख्स मोना के माथे में हाथ फेराते हुए उसके आंखों में देखा और सीरियस होते हुए बोला, मोना, सबका एक वक्त होता है, जब किसी का टाइम आता है वो चला जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उस शख्स को अचानक सीरियस होता देख मोना एक पल के लिए हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम कब ऐसी इमोशनल बातें करने लग गए? यह सब छोड़ो, तुम बताओ क्या चल रहा है? तुम शादी कर रही हो, पर तुम्हारा दूल्हा जी गायब है। इतनी रात ससुराल जा रही हो और भी वो भी अकेले, क्यों? तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया क्या तुम्हें लेने? उस शख्स के आवाज़ में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। एक पल के लिए मोना के ओठों पर जो मुस्कान आ गया था, जो शायद बहुत दिन बाद उसने अपने चेहरे पर खुशी महसूस की थी, वो अचानक चली गई थी। उसकी मुस्कान की जगह पर मायूसी ने जगह ले लिया था। मोना अपने इमोशनल में इतनी गुम हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे सब वापस याद आने लगा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मोना के पास इस वक्त बताने के लिए इतना कुछ था कि वो कहाँ से शुरू करे, क्या बोले, कैसे बोले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आदि ओ मोना को अपने दिल में इस वक्त इतना दर्द हो रहा था कि उसे एक शब्द भी भारी लग रहा था। आदि ओ मोना को अपने दिल में इस वक्त इतना दर्द हो रहा था कि उसे एक एक शब्द बहुत भारी लग रहा था। मोना की आंखों में आंसू निकलना शुरू हो गया था, जिसे न जाने मोना ने कब तक अपने सीने में छिपा के रखा था। मोना को रोता देख वह शख्स उसे दोबारा गले लगा लेता है। उसके माथे पर हाथ फिराते हुए बोला, कोई बात नहीं, कुछ बातें की ज़रूरत नहीं होती, मुझे सब पता है।
तुम बस रो के अपना मन हल्का कर लो, क्योंकि अब इसके बाद मैं तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे होते हुए किसी भी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें रुलाए। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अभिजीत बजाज को अब तुम्हारी एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। रोने के बाद अब मोना को थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो शख्स मोना के आंखों के आंसू को पोंछता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा देता है। मोना चुपचाप कार में बैठ जाती है तो शख्स भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ देवेंद्र सोफे में बैठा अपने दोस्त को देख रहा था जो पी के उसके सामने पड़ा हुआ था। देवेंद्र अपने दोस्त को इस हाल में देख आहें भर रहा था। तभी उसे पीछे से पैर की कदमों की आवाज़ आती है। देवेंद्र पीछे पलट कर देखता है कि उसकी बीवी आंखें मसलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। देवेंद्र उसे वहाँ देख सोफे से उठकर उसके पास जाता है और बोलता है, तुम उठ क्यों गई? अचानक मेरा नींद खुला और तुम वहाँ नहीं थे तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गई। तानिया मासूम सा फेस बनाते हुए बोली। ओहो, मेरी बीवी को मेरे बिना नींद नहीं आती। देवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल नींद नहीं आती। तानिया देवेंद्र के कंधे में दोनों हाथ डालते हुए उसे गले लगाकर बोली। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पे पड़े अभिजीत पर जाती है। वो हैरान होकर बोलती है, ये तो अभिजीत है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आज तो इसकी शादी थी, इसे तो अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, फिर यहाँ क्यों पी के पड़ा हुआ है? तानिया के सवाल देवेंद्र को रोंगटे खड़े कर देते हैं, क्योंकि तानिया ने न्यूज़ नहीं देखा था और न उसे अभिजीत और मोना के असली रिश्ते के बारे में पता था। न देवेंद्र अभिजीत के रिश्ते के बारे में तानिया को सच्चाई बता सकता था। इसलिए कुछ सोचते हुए बोला, अरे क्या बताऊँ तुम्हें, तुम तो जानती हो अभिजीत बिना मतलब के गुस्सा करता रहता है। तो वही किया, पहली ही रात अपनी बीवी के साथ लड़ाई कर ली, अब मेरे पास आया है अपना दुख सुनाने के लिए। फिर क्या, ज़्यादा ड्रिंक कर ली, फिर यहीं सो गया। तानिया हंसते हुए, ओहो, तब तो बहुत बुरा हुआ। अभिजीत के साथ शादी के पहली ही रात अकेला सो रहा है। देवेंद्र भी झूठी मुस्कुराते हुए हामी भरा, वही तो। एक काम करो, इसे गेस्ट रूम में सुला दो, ऐसा ही सोफे में सोता रहा तो सुबह तक तुम्हारे दोस्त की बॉडी अकड़ जाएगी। तानिया बोली। देवेंद्र सिर हिला के बोला, हाँ सुला देता हूँ। सिंघानिया मैंसन। कार्तिक का बेडरूम में कार्तिक फ्रेश होकर अपने बेड में बैठा हुआ था और टैब में बिजनेस न्यूज़ देख रहा था। दिया वॉशरूम से नहा के निकलती है। उसने अपने भींगे बालों के ऊपर तौलिया लपेटा हुआ था। उसने गुलाबी रंग का नाइट सूट पहना हुआ था जो कि बहुत मुलायम दिख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त बहुत दमक रहा था। दिया से बहुत अच्छी महक आ रही थी जो उस कमरे को भी महका रही थी। दिया तौलिया से अपने बाल पोंछते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और टेबल के पास रखे स्टूल पर बैठ जाती है। तौलिया से अपना बाल सुखा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने शीशे पर जाती है जिसमें कार्तिक साफ साफ नज़र आ रहा था। कार्तिक की नज़र टैब पर थी। उसने नाइट कुर्ता और पजामा पहना हुआ था जिसमें उसकी परफेक्ट बॉडी का साफ पता चल रहा था। कार्तिक के बाल बिखरे ही नहीं थे और उसने चश्मा पहना हुआ था, फिर भी वो इस वक्त बहुत हैंडसम दिख रहा था। कार्तिक अचानक अपने नज़र सामने करता है तो शीशे में दोनों की नज़रें आपस में फिर जाती हैं, जिसे दिया अचानक झिझक कर अपनी नज़र नीचे कर लेती है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है, कार्तिक दिया से बोलता है। फिर अपना चश्मा निकालकर बेड के बगल लैंप टेबल में रख देता है और टैब भी फिर खुद पर कंबल डालकर लेट जाता है। कार्तिक की बात सुन दिया जल्दी से उठती है और बेड में लेट जाती है और लाइट का स्विच ऑफ कर देती है। रूम पूरा अंधेरा हो जाता है। बेड में
बहुत जगह होने के बावजूद दोनों बेड के किनारे किनारे सोए थे। उसके बीच बहुत जगह थी जो उन दोनों की दूरी भी बता रही थी। दोनों के चेहरे भी एक दूसरे को देख नहीं रही थी। दिया बेड के एक किनारे सिमटी लेटी हुई थी। दिया को अब आदत ही हो गया था इस तरह सोने की। उन दोनों की शादी को 2 साल बीत गया था, फिर भी उसके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अब भी एक दूसरे के लिए अनजान ही थे। भले ही इस कमरे के बाहर दोनों एक अच्छे पति पत्नी थे, कमरे में एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते थे। दिया को नींद नहीं आ रहा था। उसे मोना की कही बात याद आ रही थी। जिस तरह मोना ने उसे कहा था कि जिसके शादी का खुद अता पता नहीं है, मुझे रिश्ते का मतलब सिखाने से पहले अपना रिश्ता सुधारिए। दिया के आंखों में आंसू आ रहे थे। दिया मन ही मन कह रही थी, मोना, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की अपने रिश्तों को सुधारने की। मैं हक पल एक अच्छी बीवी और बहू बनने की कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैं अच्छी बहू और बीवी बन भी गई, पर कभी तुम्हारे भाई का दिल जीत ही नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं चाहती कि मेरा और कार्तिक का रिश्ता ठीक हो, पर उसे पहले कार्तिक से सवाल करना चाहती हूँ। उसने उससे ही शादी क्यों की? वो चाहता तो किसी से भी शादी कर सकता था, पर वही क्यों? दिया ये सब सोचते सोचते सो गई थी, पर उसके आँखों के आंसू तकिए के एक कोने को भिंगा दिए थे। दूसरी तरफ अचानक अभिजीत का नींद खुला है तो खुद को बेड पर पाता है। अभी भी दारू का नशा नहीं गया था, इसलिए उसका सिर घूम रहा था। वो लाइट जलाकर अगल बगल रूम को देखता है। रूम देख समझ आता है कि वो देवेंद्र के घर में है। वो कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे जाता है और मेन डोर से मेंशन से बाहर निकल जाता है। अभी भी सुबह होने में बहुत टाइम बचा हुआ था, इसीलिए सूरज का भी निकलने का कोई अता पता नहीं था। अभिजीत खाली आसमान को देखता है जिसमें अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे। अभिषेक अपने कदमों को आगे करते हुए मेन गेट से बाहर निकल जाता है।